अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ए टेक्निकल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सो फ्रेंड्स, पूरी दुनिया के हर मुल्क में इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का एक नेटवर्क बिछा हुआ है, जिसका मकसद से इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आगे पहुंचाना होता है, और जहां पर उसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं वहां तक ये जनरेटिंग स्टेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहुंचाना होता है। तो चले आइए हम फिर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। उसके फिर आगे पार्ट्स भी हम देखेंगे, उसमें क्या पार्ट्स होते हैं, किस लिहाज से मतलब उसके पार्ट्स लगाए होते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन है उसकी, सारा कुछ हम देखेंगे आज। सो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक हम विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी आगे हम ट्रांसफर करते हैं। और ये डिवाइस ट्रांसफार्मर जो है ये किसी भी सर्किट में वोल्टेज को ज्यादा कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन वो सर्किट के लिहाज से होते हैं कि सर्किट में हमें कितना वोल्टेज चाहिए और कितना करंट चाहिए, उस लिहाज से ये ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को ज्यादा और कम कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें ये मैंने दो कॉइल्स मैंने बनाई हुई है। बताया कि ट्रांसफार्मर दो इंडक्टिव कॉइल्स पर मुश्तमिल होता है जो आपस में मतलब इलेक्ट्रिकली सेपरेट होते हैं, लेकिन लो रिलेक्टेंस की वजह से आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये इसमें मैंने बताया हुआ है कि ये लैमिनेटेड कोर है। अगर हम यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल में लगा दी किसी वोल्टेज सोर्स का, उसकी वजह से लैमिनेटेड कोर में ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, जो मैंने रेड डॉटेड लाइन से मैंने शो किया हुआ है। और अगर रेड डॉट ये मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में से गुजरेगा तो फर्स्ट कॉइल सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो जाएगा, मतलब ये दोनों कॉइल आपस में लिंक हो जाएंगे। और मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो होने की वजह जो वो है फ्रॉडेला। अकॉर्डिंग टू फ्रॉडेला ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। उसने अगर यहाँ पे कोई सर्किट हमने जोड़ा हुआ है सेकेंडरी कॉइल के साथ, और उसके लिए यहाँ से जब मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगा तो यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इस तरह फर्स्ट कॉइल सेकेंडरी कॉइल के साथ लो रिलेक्टेंस की वजह से जुड़े हुए होते हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होता है। तो मैंने यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स जोड़ा होता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और यहाँ पे ये सेकेंडरी वाइंडिंग है जहाँ से फर्स्ट कॉइल से दूसरे कॉइल तक इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर होती है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग है आपकी ट्रांसफार्मर की। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। इसके हम देखेंगे क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसमें क्या लगे होते हैं, क्या नहीं होते। सो सबसे पहला आ जाता है आपका स्टील टैंक। स्टील टैंक क्या होता है ट्रांसफार्मर में? स्टील टैंक जो स्टील का बना होता है जिसमें कोर और वाइंडिंग्स हमने रखी होती हैं, और ये थोड़ा सा मतलब बॉक्स शेप का होता है, जैसे आप कोई डब्बा कह लें, थोड़ा उस टाइप का होता है, उस शेप का होता है। और अगर ट्रांसफार्मर में जो कोर होती है उसके कंस्ट्रक्शन के लिहाज से देखा जाए, कोर कंस्ट्रक्शन के लिहाज से अगर देखा जाए, ट्रांसफार्मर थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप या आप कह रहे हैं क्यूबिक शेप का होता है। और इसमें हम ऑयल डालते हैं इंसुलेशन के लिए, उसे वो मिनरल ऑयल होता है स्टील टैंक के अंदर। मिनरल ऑयल हम डालते हैं जो ऊपर तक भरा होता है और इंसुलेशन का काम करता है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो वाइंडिंग में। और इसके अलावा ये इसके ऊपर हम एक कलर की लेयर इस पे लगाते हैं जिससे ये जंग लगने से बचाता है या किसी भी अफेक्ट से बचाता है। सो फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं हमारा अगला पार्ट है कोर। तो हम कोर के बारे में पढ़ते हैं। जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं उनके अंदर जो कोर होता है वो हमेशा लैमिनेटेड स्टील शीट से बना होता है, ताकि मैग्नेटिक पाथ के साथ कम से कम एयर गैप जो है वो मुहैया हो सके। इसके मकसद इस मकसद के लिए बहुत ज्यादा सिलिकॉन पर मुश्तमिल स्टील इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ दफा स्टील पर हीट ट्रीटमेंट का भी अमल किया जाता है, उससे परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जिससे स्टेरिसिस लॉस जो है वो कम होते हैं। और कोर को लैमिनेटेड बनाने से एडी करंट लॉसेस भी कम होते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला पार्ट है वो है वाइंडिंग्स। वाइंडिंग्स के बारे में हम देखते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जबकि थ्री फेज ट्रांसफार्मर में तीन प्राइमरी वाइंडिंग और तीन जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं, जो आपस में मुनासिब तरीके से जुड़ी हुई होती हैं।
लो वोल्टेज वाइंडिंग जो होती है वो कोर के बाद होती है हमेशा, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो होती है वो कोर लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर लिपटी हुई होती हैं। दोनों वाइंडिंग के दरमियान मुनासिब स्पेस होती है, स्पेसिफिक स्पेस होती है, ताकि जो कूलिंग जो ऑयल हमने उसमें डाला होता है वो कूलिंग पर्पस के लिए वो उसमें आराम से अपना गर्दिश करे, अपना वर्क कर सकता है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला पार्ट है वो है कंजर्वेटर। कंजर्वेटर क्या होता है? किसी भी ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर लगा होता है वो अमूमन सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के ऊपर लगा होता है, और मेन टैंक और कंजर्वेटर को आपस में एक पाइप के जरिए जोड़ा जाता है। 1 MV से जो ज्यादा कैपेसिटी वाले ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें अगर देखा जाए तो मेन टैंक और कंजर्वेटर के दरमियान में एक बकल्स रिले लगी होती है। बकल्स रिले हम आगे भी पढ़ेंगे। तो चलिए ये कंजर्वेटर के बारे में हम देखते हैं वो क्या काम सर अंजाम करता है। ट्रांसफार्मर जो वर्किंग में होता है उसका ऑयल जो गर्म हो जाए तो गर्म होने से ऑयल जो फैलता है, फैलने के बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो कंजर्वेटर में फराहम हो जाता है, मतलब कंजर्वेटर में आ जाता है। फिर जब ट्रांसफार्मर ऑफ होता है या जो भी होता है उसमें ऑयल जो ठंडा होता है वापस, और थोड़ा उसका लेवल कम होता है तो कंजर्वेटर उस मेन टैंक में ऑयल फराहम कर देता है वापस। उसके बाद हवा के साथ साथ जब अगर ऑयल लेवल थोड़ा कम हो जाए मेन टैंक में तो ऑक्सीडेशन जो वो इसको कम करता है, ऑक्सीडेशन को कम करता है। ऑक्सीडाइज्ड ऑयल सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटर तक ही महदूद रहता है। कंजर्वेटर के एक तरफ एक शीशा लगा होता है जिससे मतलब ये एक बॉटल सी होती है छोटी सी, जिससे हमें ये आइडिया होता है कि ऑयल लेवल कितना है ट्रांसफार्मर के मेन टैंक। सो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला पार्ट है वो है ब्रीदर। हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का काम क्या है। ब्रीदर एक ऐसी डिवाइस है जो हवा को अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। जिस तरह से ऑयल लेवल जब ऑयल जो गर्म होकर फैलता है तो ब्रीदर जो हवा को बाहर निकाल देती है, और जब ऑयल वापस ठंडा होकर सुकड़ता है या कम होता है तो ब्रीदर जो हवा को वापस अंदर आने देती है। लेकिन हवा के साथ नमी भी जाहिर है कि अंदर आएगी। फिर वो ब्रीदर के अंदर एक छोटी सी शीशे की बर्तन होता है जिसमें सिलिका जेल भरी होती है। सिलिका जेल का काम ये है कि हवा के साथ नमी अंदर आती है तो सिलिका जेल जो है नमी को जस्ट कर लेती है अपने अंदर, और ब्रीदर जो वो खुश्क हवा को अंदर आने देता है। इसी तरह करते करते कुछ अरसे बाद सिलिका जेल का जो रंग है वो गुलाबी हो जाता है, नीले से गुलाबी जब कलर चेंज होता है तो उसको फिर तब्दील किया जाता है। उस दानेदार सिलिका जेल को दोबारा गर्म करके उसको वापस इस्तेमाल किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला पार्ट है वो है थर्मामीटर। थर्मामीटर ट्रांसफार्मर में किस काम के लिए यूज किया जाता है? ट्रांसफार्मर में अगर टेम्परेचर बढ़ जाए या वाइंडिंग्स का टेम्परेचर बढ़ जाए तो थर्मामीटर हमें फिर उसके टेम्परेचर बताते हैं कितना टेम्परेचर उसमें क्या रेटिंग आ रही है। वैसे 50 kVA से ज़ायद रेटिंग के ट्रांसफार्मर में ये थर्मामीटर लगता है, और जो बहुत बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें थर्मामीटर जब वाइंडिंग्स के दरमियान में ही लगता है, जो वाइंडिंग्स का टेम्परेचर उसमें रिकॉर्ड करता रहता है। कभी कभी ऐसा जब बहुत ज़्यादा लिमिट से जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये उसी टाइम वार्निंग मतलब अलार्म देता है, अलार्म सिग्नल देता है, जिससे हमें पता लगता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी मकसद के लिए हमने डायल टाइप थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में, जो एक सेंसर के जरिए टेम्परेचर बता देता है, रिकॉर्ड करता है। सो फ्रेंड्स, अगला हमारा जो पार्ट है वो है वॉल्व्स। वॉल्व्स का क्या काम होता है ट्रांसफार्मर में? ट्रांसफार्मर वॉल्व्स का काम ये है कि अगर हमने ऑयल डालना हो, मतलब फिल करना हो या ड्रेन करना हो, निकालना हो, फिल्टरिंग करना हो, सैंपल करना हो, तो उसके लिए हम ये वॉल्व्स यूज करते हैं। और ट्रांसफार्मर में 3 वॉल्व्स लगे होते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला पार्ट है वो है बकल्स रिले। बकल्स रिले का काम क्या होता है ये ट्रांसफार्मर में? जैसे कि आप रिले का वैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक स्विचिंग भी करती है, ट्रिपिंग डिवाइस होती है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस होती है, तो इसका भी यही कुछ काम है। ट्रांसफार्मर बकल्स रिले का काम ये है कि ये कंजर्वेटर और मेन टैंक के दरमियान जो पाइप होता है जिसको आपस में कनेक्ट किया होता है, उस पाइप पे बकल्स रिले लगाई होती है। अगर कोई हंगामी सूरत हो जाए, जैसे ट्रांसफार्मर में आग लग गई है या कोई बड़ा फॉल्ट आ गया है, तो उस सूरत में ये ट्रिप कर देता है, मतलब ट्रिपिंग सर्किट के साथ जुड़ा होता है। वरना ये अलार्म सिग्नल के साथ जुड़ा होता है। जैसे बहुत ज़्यादा हीटअप होगी वाइंडिंग या कोई और फॉल्ट आ गया तो अलार्म सिग्नल ये देता है फिर। और एक और चीज़, बकल्स रिले जो होती है ये होती है गैस एक्चुएटेड, मतलब गैस से चलने वाली ये डिवाइस है।
और ये 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल होती है। अब हमारा जो अगला पार्ट है वो है बुशिंग्स। बुशिंग्स क्या होती हैं? मेन टैंक्स में जो हमने वाइंडिंग की होती है, उन वाइंडिंग के टर्मिनल्स को बाहर निकालने के लिए इंसुलेट किया जाता है, और इंसुलेट हम करते हैं बुशिंग्स से ही। मतलब बुशिंग्स जो होती हैं वो होती है तकरीबन पोर्सिलिन टाइप होती हैं या कैपेसिटर टाइप कह लें। तो बुशिंग्स को हम वैसे ज़्यादातर लो टर्मिनल और हाई टर्मिनल बुशिंग्स कहते हैं। और बुशिंग्स के ऊपर और नीचे आर्किंग हॉर्न्स लगे होते हैं जो हमें आसमानी बिजली से सेव करता है, मतलब ट्रांसफार्मर को सेव करता है। अगर आसमानी बिजली ट्रांसफार्मर में गिरती तो ये आर्किंग हॉर्न जो है ये ट्रांसफार्मर को बचाते हैं बुशिंग्स के जरिए। हमारा जो अगला पार्ट है वो है ऑयल गेज। ऑयल गेज का काम क्या होता है ट्रांसफार्मर में? ऑयल गेज इसलिए लगाया जाता है कि ऑयल लेवल का ताकि पता लग सके कि कितना ऑयल इसमें ट्रांसफार्मर में रह गया है, और नाम से पता लगे कि कोई मेजरिंग डिवाइस है जो ऑयल, और इसका मकसद ये है कि ऑयल लेवल का ये बताता है कि कितना ऑयल रह गया है, लेवल बताता है हमें। और ये एक डायल टाइप होता है जिसमें एक पॉइंटर लगा होता है जिसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि कितना ऑयल है इसमें, मतलब लेवल रह गया है। ऑयल गेज में एक फ्लोट लगा होता है जो ऑयल के कम या ज़्यादा होने से ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिससे पॉइंटर भी मतलब पॉइंटर शो करता है कि कितना इसमें ऑयल रह गया है, बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। मीडियम कैपेसिटी से ज़ायद रेटिंग के ट्रांसफार्मर में लगा होता है। अब हमारा है अगला जो पार्ट है वो है रेडिएटर। रेडिएटर का काम क्या होता है ट्रांसफार्मर में? 50 kVA से ज़ायद जो रेटिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें रेडिएटर लगा होता है मेन टैंक के साथ। मतलब ये होते हैं कोई ट्यूब या पाइप की शेप में होते हैं रेडिएटर जो होते हैं। तो इनका मकसद ये होता है कूलिंग करना होता है। जो ये मेन टैंक के साथ लगे होते हैं, मेन टैंक में सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। मतलब मेन टैंक के साथ ये रेडिएटर लगे होते हैं तो मेन टैंक में सरफेस एरिया बढ़ जाता है इससे, और इससे बहुत अच्छे से कूलिंग होती है। इस कूलिंग के तरीके को हम कहते हैं ओनान, जिसका नाम ONAN। इससे बनता है ऑयल नेचुरल एंड एयर नेचुरल। ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। ओनान के इसमें मतलब इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो गर्म होकर ऊपर उठता है, और जो ठंडा ऑयल होता है वो ऊपर से नीचे आ जाता है वापस। तो हमारा जो अगला पार्ट है वो है कूलिंग फैंस, जो 30 नंबर पे है। कूलिंग फैंस का मकसद ये होता है, मतलब ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। अमूमन तौर पर ये तकरीबन 1 MVA या 1 MVA से 26 MVA तक मतलब रेटिंग के ट्रांसफार्मर में ये कूलिंग फैंस लगाया है। तो रेडिएटर के अलावा लगा होता है। रेडिएटर भी कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, तो मेन टैंक के साथ लगा होता है। लेकिन जो मेन टैंक के साथ लगा होता है, लेकिन जो ये कूलिंग फैंस है ये भी रेडिएटर के अलावा कूलिंग पर्पस के लिए लगाया जाता है। और ट्रांसफार्मर में ऑयल टेम्परेचर गेज को इस तरह से सेट किया जाता है, इनके टर्मिनल को इस तरह सेट किया जाता है कि अगर ऑयल का जो टेम्परेचर है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, 75 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो ऑटोमेटिकली कूलिंग फैंस ऑन कर देता है, जिससे ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसका टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है, मतलब ठंडा कर देता है कूलिंग फैंस। और इस मतलब कूलिंग मेथड को हम कहते हैं ONAF, ONAF। इसका मतलब ऑयल नेचुरल एयर फोर्स। अब हमारा है आखिरी पार्ट ट्रांसफार्मर के जो कंस्ट्रक्शन है उनमें आखिरी पार्ट हमारे ट्रांसफार्मर इंसुलेशन। ट्रांसफार्मर इंसुलेशन क्या होती है? जैसे कि मैंने आपको जब हम स्टील टैंक के बारे में पढ़ रहे थे बिल्कुल शुरू में, तो उसने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर के जो मेन टैंक होते हैं उनमें मिनरल ऑयल हम यूज़ करते हैं इंसुलेशन के लिए। तो इसी तरह ट्रांसफार्मर इंसुलेशन के लिए हम मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं मेन टैंक में और इंसुलेशन के लिए, और ये इसके अलावा ये कूलिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, मतलब ऑयल को ठंडा रखने के लिए भी यूज़ होता है। और इसके अलावा हम ट्रांसफार्मर में SF6 गैस यूज़ भी कर सकते हैं, सल्फर फ्लोराइड गैस, जो मतलब ठंडा करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन उसके अलावा इसका एक और मतलब एडवांटेज ये है कि अगर फॉल्ट लगने की सूरत में आग लग जाए ट्रांसफार्मर में तो ये ट्रांसफार्मर को सेव करता है, मतलब यही SF6 गैस जो है ये ट्रांसफार्मर को महफूज कर बचा लेता है।
सो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा टॉपिक था जो मैंने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताया कि प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इसमें फ्लक्स के जरिए दोनों लिंक होते हैं आपस में। उसके बाद अगर आगे कोई लोड लगा हो तो उसमें फिर करंट फ्लो करता है। फिर उसके बाद मैंने आपको कंस्ट्रक्शन ट्रांसफार्मर के बारे में ये 40 मैंने पॉइंट्स बताए हैं, और ओनैन और ये ओनैफ के बारे में बताया, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल, ऑयल नेचुरल एंड एयर फोर्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा सबके साथ, ताकि आगे सबके काम आ सकें। और अगर कोई नया टॉपिक आप लोग सजेस्ट करना चाहें तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ ना समझे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ आपसे। तो मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।